नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बेटी बहू के अत्याचारों से परेशान माँ ने कर दिया ऐसा काम कि बेटी बहू के होश ठिकाने आ गए। दादाजी की नींद चिड़ियाओं की चहचहाहट से खुल गई थी। बालकनी में आकर देखा तो आसमान हल्के नीले रंग का हो रखा था। सुबह की ठंडी ठंडी हवा उन्हें ताजगी दे रही थी। आधे घंटे तक वह वही बालकनी में कुर्सी पर बैठी बाहर का नजारा लेती रही। फिर रसोई में जाकर पानी का गिलास उठाया, पानी गर्म करके उसमें आधा नींबू काट कर डाला और बालकनी में लाकर बैठकर पीने लगी। फ्रेश होकर नीचे उतरी, बगीचे में जाकर पूजा के लिए फूल तोड़ कर लाई। पूजा रूम में फूल रखने के बाद दादाजी ने झाड़ू उठाई और मेन गेट के नीचे सीढ़ियों पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद बस थोड़ा सा चबूतरा ही झाड़ू लगाने को बचा था कि उनकी बहू रीना वहां आ गई और मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी ये क्या? सुबह सुबह आपकी झाड़ू की आवाज से मेरी नींद खराब हो गई। झाड़ू थोड़ी देर बाद भी तो लगा सकती थी ना आप, ये कोई समय है झाड़ू लगाने का? राधा जी बोली, बेटा सुबह सुबह झाड़ू लगाने से कहते हैं घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सुबह सुबह अब आप अपना लेक्चर मत शुरू कीजिए, जितना कहा है उतना करिए। कल से इतनी सुबह घर में झाड़ू नहीं लगेगा। बस मेरे ऑफिस जाने के बाद जितना झाड़ू लगाना हो लगा लेना। वैसे भी दिन भर काम ही क्या है आपको, झाड़ू तो कभी भी लगा सकती हो। इतना कहकर मुंह बनाते हुए रीना वापस अपने कमरे में चली गई। राधा जी उदास मन से अपने कमरे में आ गई। नहा धोकर पूजा के बर्तन लेकर साफ करने जा ही रही थी कि रीना ने आवाज लगाई, ये क्या मम्मी जी, अभी तक आपने नाश्ता नहीं बनाया? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। पूजा करती रहेंगी तो नाश्ता कब बनेगा? जाइए जल्दी से जाकर पहले सबके लिए नाश्ता बनाइए और फिर दीपक का और मेरा टिफिन पैक कर दीजिएगा। आज हमें जल्दी निकलना है, ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। रीना ने बोलते बोलते टॉवल उठाया और बाथरूम में नहाने चली गई। अब तो राधा जी को रोज ही ऐसी कड़वी बातें सुनने को मिलती थी। उनका जी नहीं होता घर में रहने का, और क्या करे भी क्या, कहाँ जाए, और कोई ठिकाना भी तो नहीं था उनके लिए। रीना की ऐसी कड़वी बातें सुनकर उनका दिल छलनी हो जाता था। अकेले में बैठकर अपने पति राम सिंह जी को याद करती और कहती, मैं भी कैसी अभागी हूँ, यही सब दिन देखने के लिए आज तक जिंदा हूँ। पता नहीं ऐसी क्या गलती की थी जिसकी सजा भगवान मुझे दे रहा है। रोते हुए अपने आंचल से आंसू को पोंछते हुए किचन में जाती हैं और नाश्ता बनाने में लग जाती हैं। पाक कला में तो वह शुरू से ही निपुण थी और खाना बनाने में उन्हें बहुत खुशी भी होती थी। सारे दुख दर्द भूलकर वह घर के कामों में अपने आप को व्यस्त रखती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बेटे बहू को नाश्ता करवाकर टिफिन पैक किया और उन्हें ऑफिस भेजकर थोड़ी देर के लिए पसीना पोंछते हुए अपने कमरे में जाकर बैठ गई। भूख तो उन्हें भी लग रही थी, पर इतना काम किया तो थकावट हो रही थी। थोड़ा सा सुस्ताने के बाद जैसे ही उठी उनका सर घूमने लगा और उन्हें चक्कर आ गया। वह फिर से बिस्तर पर ही लेट गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। अरे इस वक्त कौन आया? जैसे तैसे करके दीवार का सहारा लेती हुई दरवाजे तक चलकर जाती हैं और दरवाजा खोलकर देखती हैं। सामने मिसेस शर्मा जी खड़ी थी। अरे अरे मिसेस शर्मा, आइए आइए, अंदर आइए, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। मिसेस शर्मा ने कहा, मैं तो रोज ही पार्क में टहलने जाती हूँ, बाकी सबसे मुलाकात होती है, पर आप आजकल दिखाई नहीं देती हैं। हाँ, आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे हाँ,
आपको देखने से ही लग रहा है, मिसेस शर्मा ने कहा। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, राधा जी ने कहा। राधा जी जैसे ही चाय बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ी, उन्हें फिर अचानक से चक्कर आने लगा। वह गिरने ही वाली थी कि मिसेस शर्मा ने उन्हें थाम लिया और उन्हें उनकी जल्दी से बेड पर लिटा दिया। मिसेस शर्मा उनके लिए पानी लेने गई। फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें जूस पड़ा था। उन्होंने जूस निकाल कर राधा जी को लाकर दे दिया। राधा जूस पीकर थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद मिसेस शर्मा ने कहा, आप आराम कीजिए, हम बाद में मिलते हैं, कहकर मिसेस शर्मा चली गई। 2 साल पहले राधा जी के पति की हृदयाघात से मृत्यु हो गई। खुले दिल से जीने वाली राधा जी को बहुत बड़ा झटका लगा। इस बात को बीते अभी 2 साल हो चुके थे। रिटायरमेंट के पैसों के बेटे ने घर खरीदने में लगा दिया। राधा जी को बहुत बार मन महसूस कर रहना पड़ता था। दीपक उनका इकलौता बेटा था, तो कुछ बोल भी नहीं सकी और पैसे चुपचाप उसे दे दिए, यही सोचकर कि अब यही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। राधा जी अपने बेटे पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। उन पैसों में से बचत बस नाम भर की थी। शाम को जब बेटे बहू घर आए, बिना जूस लेने किचन में गई, जूस का डिब्बा खाली पड़ा देखकर गुस्से से बौखला गई। चिल्लाती हुई बाहर आई, ये क्या है मम्मी जी, हम घर पर नहीं रहते, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि दिन भर आप खाते पीते ही रहेंगी। आपने इतना भी नहीं सोचा कि हम दिन भर बाहर काम करते हैं, थक हार कर घर आएंगे तो जूस पीने की इच्छा तो होगी। आपने सारा जूस पीकर डिब्बा खाली कर दिया। बहू, आज सुबह मुझे चक्कर आ गया था। उसी वक्त मिसेस शर्मा घर आई हुई थी। उन्होंने मुझे जूस लाकर पीने को दे दिया। मैं मना नहीं कर पाई। तुम जब तक फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए भी चाय बनाकर ले आती हूँ, कहकर राधा जी किचन में चाय बनाने चली गई। राधा जी की आंखें गीली हो गई। अपने आंसुओं को छुपाते हुए चाय बनाने में लग गई। चक्कर आने की बात सुनकर ना तो बेटे ने उनकी तबीयत पूछा और ना ही बहू ने हालचाल जानना चाहा। उल्टा मुंह बनाकर फ्रेश होने चली गई। अगले दिन शाम को राधा जी जब टहलने के लिए गार्डन में गई तो उनका महिलाओं का ग्रुप रामेश्वरम जाने का प्रोग्राम बना रहा था। राधा, तुम भी चलो हमारे साथ, मिसेस शर्मा ने कहा। उस दिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं यही बात बताने के लिए तुम्हारे घर आई थी। अब तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है। बहुत वर्षों से मेरा भी मन था कि मैं रामेश्वरम जाऊं। बच्चों से बात करके बताती हूँ। रात को खाना खाने के समय राधा जी ने बड़े उत्साह से अपनी योजना के बारे में अपने बेटे दीपक से चर्चा की। बेटा, मैं भी जाना चाहती हूँ रामेश्वरम। बहुत वर्षों से मेरा मन था और थोड़ा मन भी चेंज हो जाएगा। राधा जी को उम्मीद ही नहीं थी कि उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा। मम्मी, कितना खर्चा करती हूँ आज फिजूल का। कितना वाहियात आइडिया है आपके दोस्तों का। इस उम्र में घर में रहकर भजन कीर्तन किया करो। भगवान तो कर में बसे हैं, यहाँ वहां भटकने की क्या जरूरत है। राधा जी समझ ही नहीं पा रही थी कि दीपक ने कैसे इस तरह का जवाब उन्हें दे दिया। यही बेटा आए दिन कुछ ना कुछ बहाना करके उनसे पैसा मांगता रहता था, वह भी जानती थी। फिर भी उन्होंने कभी कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। आज बेटे को लगा कि उसके पैसे देने पड़ेंगे तो वह बिना मतलब के बहाने बनाने लगा था। राधा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और वह वहां से चली गई। मिसेस शर्मा का फोन आया तो उन्होंने उनसे मिलने का वक्त मांगा। राधा जी दोपहर को मिसेस शर्मा के घर गई। भाभी जी, मैं दिन भर खाली बैठी रहती हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ जिससे मैं भी आत्मनिर्भर भी बन सकूं। उन्होंने अपनी बेटी बहू की सारी बातें मिसेस शर्मा को बताई। राधा जी की बातें सुनकर मिसेस शर्मा का दिल भर आया। राधा, तुमने सही समय पर अपने मन की बात की।
मेरी बहू बेकरी क्लास चलाती है। बहुत सारी महिलाएं बहुत दूर से आती हैं तो उन्हें लंच के वक्त बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। तुम तो खाना बहुत अच्छा बनाती हो, क्यों ना बेकरी क्लास के साथ तुम उनके लिए खाना बनाने का काम करो। मैं हेल्पर की व्यवस्था करवा दूंगी। हाँ भाभी, मैं तैयार हूँ, आप जल्दी से काम शुरू करवा दीजिए। मिसेस शर्मा ने 2 दिन में ही सारा इंतजाम करवा दिया। जब राधा जी ने नारियल फोड़कर काम का श्री गणेश कर दिया, काम बहुत अच्छे से चल पड़ा। उनके हाथों का खाना सबको बहुत पसंद आने लगा। उनके खाने की डिमांड बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके खाने की डिमांड पूरे शहर से आने लगी। उन्होंने अपनी केटरिंग का नाम माँ के हाथों का स्वाद रखा था। उनका छोटा सा बिजनेस अच्छे से चल पड़ा। अच्छी कमाई के साथ साथ राधा जी की किचन का नाम भी अब मशहूर होने लगा। दिन पर दिन उनके खाने की डिमांड बढ़ती जा रही थी। राधा जी बहुत खुश थी। मिसेस शर्मा की बहू गौरी ने जब उनके हाथ में उनका पहला पेमेंट पकड़ाया तब उसकी आंखें खुशी से भर आईं और वह उसके कंधे पर सर रखकर रोने लग गई। राधा जी को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी खुशी के आंसू हैं या बेटी बहू के द्वारा दिए गए दर्द के आंसू। गौरी ने उन्हें संभाला और कहा, आंटी जी, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने ही घर में अब नौकरों जैसे रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप भी सर उठाकर इज्जत से जी सकती हैं, वह भी बिना किसी डर के। आज राधा जी को ऐसा लग रहा था न जाने कितने दिनों के बाद कोई इतने प्यार और अपनेपन से बात कर रहा है। गौरी ने कहा, आंटी जी, बहू तो मैं भी हूं, पर आपकी बहू की बात सुनकर सोच में डूब गई हूं कि कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है। अब आप घर जाकर आराम कीजिए। राधा जी घर आ गई। घर आकर देखा तो 6 बज चुके थे। आज उन्हें आने में बहुत देर हो गई थी। माँ, इतनी देर से कहाँ थी और ये आपके हाथ में इतने पैसे कहाँ से आए? राधा जी मुस्कुरा रही थी। बेटे ने कहा, हम लोग कब से चाय नाश्ते का वेट कर रहे हैं। बेटी बहू दिन भर थक कर घर आए हैं और आपको मटर गश्ती सूझ रही है। बस बेटा, अब एक और शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी खुशी के लिए हमेशा अपनी खुशी की बलि चढ़ाती आई हूं, पर अब नहीं। अब मैं भी अपने आगे की बची हुई जिंदगी सम्मान पूर्वक जीना चाहती हूँ। तुम जानना चाहती हो ये पैसे मेरे पास कहाँ से आए हैं? तो सुनो, मिसेस शर्मा ने मेरी बहुत मदद की है। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती, और खास करके उनकी बहू गौरी का, जिसने बिना 1 रुपये लगाए मेरी इतनी मदद की और मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैंने अपना कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया है, जिससे मिसेस शर्मा ने मेरी हर प्रकार से मदद की है। उसी की पहली पेमेंट आज मेरे हाथों में है। तुम लोगों के पास अपनी माँ से बात करना तो दूर, उनकी तबीयत पूछने तक की फुर्सत नहीं है। जब देखो तब अपना ही रोना रोते रहते हो। तुम्हारे पिता के जाने के बाद हर एक पल मौत के बराबर बीता है। तुम लोगों की जली कटी सुनने के अलावा मेरी जिंदगी में बचा ही क्या था? बचपन से आज तक किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा किया, और बदले में सम्मान के 2 शब्द और 2 रोटी भी नसीब नहीं होने दी। अब मैंने भी ये फैसला कर लिया है। अब मैं और तुम लोगों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। तुम्हारे पिताजी की सारी जमा पूंजी मैंने इस घर में लगा दी। अभी भी ये घर तुम्हारे पिताजी के नाम पर ही है। कैटरिंग के बिजनेस को आगे चढ़ाने की बात मुझे जगह कम पड़ रही है, तो मैं इस घर के नीचे के हिस्से में कैटरिंग का काम करूंगी। ऊपर के हिस्से में मैं रहूंगी। मैंने एक मेड रखी है जो मेरे खाने से लेकर मेरी देखभाल सब करेगी। तुम लोगों को इस घर में रहना है तो छत पर अपने लिए कमरे बनवा लो। वैसे भी तुम दोनों इतना कमाते हो और आज तक सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च करते आए हो। जब तक ऊपर तुम्हारे कमरे नहीं बन जाते तब तक तुम बेशक नीचे वाले कमरे में रह सकते हो और स्टोर रूम को अपने किचन के रूम में इस्तेमाल कर सकते हो। बेटे बहू दादाजी की बातें सुनकर चौंक गई।
कि उनके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। अचानक दीपक बोला, माँ, आपको हो क्या गया है? आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं और अपना निर्णय सुना दिया। आप ये ठीक नहीं कर रही हो माँ। बहू रीना बोली, माँ जी, इस उम्र में लगता है आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अपने इकलौती बेटी बहू के साथ ऐसा अन्याय कर रही हैं। अब आपको शर्म नहीं आ रही है? हाँ, बहुत सही कहा। बुद्धि तो मेरी तभी भ्रष्ट हो गई थी जब मैंने अपने ही घर में तुम लोगों की गुलामी सही। तुम लोगों ने मेरी हालत नौकरों से भी बदतर कर दी थी। पता नहीं, अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो मुझे पानी पूछने वाला भी कोई नहीं था। ये मेरा आखिरी निर्णय है। अगर मेरा निर्णय तुम लोगों को पसंद नहीं है तो दरवाजा सामने खुला है। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और दफा हो जाओ यहां से। अपनी शक्ल मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। बेटी बहू के पास ऊपर कमरे बनवाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, वरना जो ऊपर का हिस्सा मिल रहा है वह भी हाथ से चला जाएगा। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, दादाजी ने कहा। मैंने फैसला कर लिया है। मेरे मरने के बाद मेरे हिस्से का घर और मेरी सारी जमा पूंजी मैं वृद्धाश्रम की महिलाओं के कल्याण विभाग को सौंप रही हूँ। इसमें तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं होगा। बेटी बहू अवाक होकर देखते रह गई, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब मैं आत्मनिर्भर होकर अपने आगे की जिंदगी बहुत ही खुशी खुशी जीना चाहती हूँ। गुलामी के हलवे से अच्छा आत्मसम्मान की 2 रोटी है। जब राधा जी को किसी का खौफ नहीं था, आज उन्हें अपने ही घर में आजाद पंछी की तरह महसूस हो रहा था। दोस्तों, राधा जी का ये फैसला आप लोगों को सही लगा या गलत? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।